discuss perforating injury with retained intraocular foreign body. One of the previous year questions of ophthalmology. ये 2014 की यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में आया था. तो इसको हम 6 हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है कॉमन फॉरेन बॉडीज, सेकेंड मोड्स ऑफ डैमेज एंड लेजन्स, थर्ड मैकेनिकल इफेक्ट, फोर्थ इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन, fifth is reactions of foreign body, and then sixth management of retained intraocular foreign body. So let's start. Common foreign bodies चिप्स ऑफ आयरन एंड स्टील हो सकती है मोस्ट कॉमनली. इसके अलावा हो सकते हैं ग्लास के पार्टिकल्स, स्टोन पार्टिकल्स, लेड पैलेट्स, कॉपर, एल्यूमिनियम, वुड और प्लास्टिक. देन सेकेंड मोड्स ऑफ डैमेज एंड लेजन्स क्या क्या हो सकते हैं इसके. मैकेनिकल इफेक्ट से डैमेज हो सकता है, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन से, इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो. देन रिएक्शन ऑफ फॉरेन बॉडीज से अलग अलग रिएक्शन शो करती है फॉरेन बॉडीज. देन फोर्थ पोस्ट ट्रॉमेटिक आइरिडोसाइक्लाइटिस से. एंड फिफ्थ सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस भी हो सकता है तो उसकी वजह से भी डैमेज हो सकता है. देन थर्ड मैकेनिकल इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे हम. इसको हम ट्रॉमेटिक लीजन्स प्रोड्यूस्ड बाय इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी हेडिंग के अंदर और लोकेशन ऑफ फॉरेन बॉडी इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी के हेडिंग के अंदर डिस्कस करेंगे, 2 हेडिंग्स में. तो ट्रॉमेटिक लीजन्स प्रोड्यूस्ड बाय इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी के अंदर 5 हेडिंग्स आएंगी, दैट इज कॉर्नियल एंड स्क्लेरल परफोरेशन. तो लीजन्स क्या क्या प्रोड्यूस हो सकते हैं इसमें ये है ना कि कॉर्निया और स्क्लेरल का परफोरेशन हो सकता है, लेंस का रप्चर हो सकता है, थर्ड विट्रियस हीमरेज हो सकता है, फोर्थ कोरोइडल परफोरेशन हो सकता है, एंड फिफ्थ रेटिनल होल भी हो सकता है. देन लोकेशन ऑफ इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी कौन कौन से लोकेशन में आ सकती है. 6 अलग अलग लोकेशंस में आ सकती है, दैट इज एंटीरियर चैम्बर, आइरिस, लेंस, विट्रियस कैविटी, रेटिना, कोरोइड एंड स्क्लेरा, एंड ऑर्बिटल कैविटी. तो एंटीरियर चैम्बर में अगर आती है तो ये बॉटम में सिंक डाउन हो जाती है और एंटीरियर चैम्बर के एंगल में ये कंसील हो सकती है, मतलब वहाँ पे छुप सकती है टाइनी फॉरेन बॉडी. और ये सिर्फ गॉनियोस्कोपी पे ही दिखती है अगर छोटी सी रहती है तो. आइरिस में आती है तो वो स्ट्रोमा में एंटेंगल्ड होती है मोस्टली. लेंस में अगर आती है तो या तो वो एंटीरियर सरफेस में होती है या तो लेंस के अंदर चले जाती है. और अगर अंदर चली जाती है तो कभी कभी लेंस जो है ना पूरी तरीके से कैटरैक्टस भी हो जाता है. और विट्रियस कैविटी में अगर वो आती है तो अलग अलग रूट से आ सकती है, जो कि डायग्राम में दिखाया गया एक एक्रोनम में 18.11 में, उसको हम देखेंगे. रेटिना, कोरोइड और स्क्लेरा में आती है तो कॉर्नियल रूट से आ सकती है या फिर स्क्लेरल परफोरेशन से आ सकती है. एंड ऑर्बिटल कैविटी में आती है तो वो आईबॉल को पियर्स करते हुए आएगी. ना इसका हम डायग्राम देखते हैं. लोकेशन ऑफ इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी का ये डायग्राम है. कॉमन साइट्स फॉर रिटेंशन ऑफ एन इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी. तो फर्स्ट इसमें एंटीरियर चैम्बर शो किया गया है. फर्स्ट नंबर पे जो है वो एंटीरियर चैम्बर पे फॉरेन बॉडी है. सेकंड पे आइरिस में है. थर्ड में वो लेंस को शो कर रहा है, लेंस में फॉरेन बॉडी आ गई है. फोर्थ में विट्रियस में आ गई है फॉरेन बॉडी. एंड फिफ्थ में रेटिना में आई है फॉरेन बॉडी. सिक्स्थ में कहाँ पे है, कोरोइड में आ गई है. सेवेंथ में स्क्लेरा में आ गई है. एंड एट्थ में ऑर्बिटल कैविटी में चली गई है, वो सबसे पीछे में परफोरेट करते हुए आईबॉल को. देन इसके रूट्स कैसे कैसे होते हैं. लोगरिथमिक एंड डायग्रामेटिक डिपिक्शन है ये. रूट्स ऑफ एक्सेस ऑफ अ फॉरेन बॉडी इन द विट्रियस. विट्रियस में ये कैसे कैसे जा सकता है. तो थ्रू कॉर्निया जा सकता है. फर्स्ट फॉरेन बॉडी थ्रू कॉर्निया प्यूपिल में गया, फिर लेंस में गया, देन विट्रियस कैविटी में चला गया. सेकेंड रूट इसका, और यहाँ पे भी 1 में वही दिखाया गया है डायग्राम के थ्रू, कॉर्निया, देन आइरिस एंड लेंस. सेकेंड में कॉर्निया, प्यूपिल और लेंस शो किया गया है. कॉर्निया प्यूपिल से लेंस में जा रहा है, इसमें भी वही है, कॉर्निया, आइरिस, देन लेंस, देन विट्रियस कैविटी. थर्ड वाले में कॉर्निया, आइरिस एंड जोन्यूल से शो किया गया है. फोर्थ वाले में स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना से शो किया गया है. आइरिस, जोन्यूल्स, देन विट्रियस कैविटी, एंड फोर्थ स्क्लेरा, कोरोइड, रेटिना एंड विट्रियस कैविटी. सो ये डायग्रामेटिक डिपिक्शन है इसका. तो हमने लोकेशन ऑफ इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी देखा. उसके बाद है फोर्थ हेडिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन. ये कैसे कैसे हो सकता है. तो
इन्फेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? एंडोफ्थेल्माइटिस हो सकता है, पैन ऑफ्थेल्माइटिस भी हो सकता है, और वुड एंड स्टोन से ग्रेटर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। ये रियल डेंजर होता है आई बॉल के लिए कि इन्फेक्शन मत हो जाए इससे। वैसे तो कई चीज़ें जो होती है स्टेराइल होती है, उनसे कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, जैसे कि मेटेलिक फॉरेन बॉडीज़। नाउ नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। फिफ्थ है इसकी रिएक्शंस ऑफ फॉरेन बॉडी। तो इसको हम किन किन हेडिंग्स पे देखेंगे? रिएक्शंस ऑफ इनऑर्गेनिक फॉरेन बॉडी, सिड्रोसिस बल्बाई, चाल्कोसिस, एंड डी है रिएक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉरेन बॉडी। तो ये 4 हेडिंग्स में देखेंगे। तो रिएक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉरेन बॉडी का कैसे कैसे हो सकता है? नो रिएक्शन हो सकता है, लोकल इरिटेटिव रिएक्शन, सुपरेटिव रिएक्शन और स्पेसिफिक रिएक्शन। तो नो रिएक्शन किन किन सब्सटेंसेस से होगा? इनर्ट सब्सटेंसेस से होगा, जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, पोर्सलैन, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब से। लोकल इरिटेटिव रिएक्शन कौन शो करेगा? ये लेड और एल्यूमिनियम पार्टिकल्स मोस्टली शो करते हैं। सुपरेटिव रिएक्शन किससे होता है? प्योर कॉपर से हो सकता है, जिंक से, निकल से और मर्क्यूरी पार्टिकल्स से। और स्पेसिफिक रिएक्शंस प्रोड्यूस होते हैं आयरन से, जिसको सिड्रोसिस बल्बाई बोलते हैं, और कॉपर एलॉयस से, जिसको चाल्कोसिस बोलते हैं। तो ये स्पेसिफिक रिएक्शन को अपन देखते हैं। सिड्रोसिस बल्बाई है नेक्स्ट हेडिंग। तो इसका इंट्रोडक्शन, मैकेनिज्म और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे अपन। तो इंट्रोडक्शन क्या है इसका? ऑक्यूलर डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं आयरन की फॉरेन बॉडी से, और जो होता है ऑकर्स विच ऑकर्स आफ्टर 2 months to 2 years ऑफ इंजरी। इंजरी के 2 महीने से लेकर 2 साल के बाद भी हो सकता है इसका जो रिएक्शन है वो। और इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन हो जाता है आयरन पार्टिकल का जो एंटर करता है वहाँ पे, क्योंकि बाकी जो सब्सटेंसेस होते हैं ना उसके करंट प्रोड्यूस होने की वजह से आयरन पार्टिकल का डिसोसिएशन होता है, और फिर उसके आयंस डिसेमिनेट हो जाते हैं पूरे आई में, थ्रू आउट द आई, और ये आयंस फिर कंबाइन करते हैं इंट्रासेलुलर प्रोटीन में, प्रोटीन के साथ जो भी वहाँ पे रहता है, और प्रोड्यूस करते हैं डीजेनरेटिव चेंजेस। उसके बाद फिर क्या होता है कि एपिथेलियल स्ट्रक्चर्स जो है ना आई के, वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं डीजेनरेशन में। ना क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है सिड्रोसिस बल्बाई का? एंटीरियर एपिथेलियम एंड कैप्सूल में दिखेगा, आइरिस में दिखेगा और रेटिना में दिखेगा। तो एंटीरियर एपिथेलियम एंड कैप्सूल में रस्टी डिपॉजिट्स आ जाते हैं और वो रेडियली अरेंज्ड रहते हैं एक रिंग में। आइरिस में क्या होता है कि आइरिस पहले ग्रीनिश स्टेन करता है शुरू में, और बाद में वो रेडिश ब्राउन में टर्न हो जाता है। तो इसको हेट्रोक्रोमिया आइरिडिस बोलते हैं, क्योंकि कलर चेंज कर रहे हैं ना अपना। तो नेक्स्ट रेटिना डेवलप करता है ना पिगमेंटरी डिजेनरेशन, जो कि रिजेंबल करता है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा को। और इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी में हमें क्या मिलता है? प्रोग्रेसिव एटीन्यूएशन मिलता है बी वेव का ओवर टाइम। नाउ चाल्कोसिस, वैसे इसका एक और मैनिफेस्टेशन होता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, दैट इज सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लॉकोमा। ये क्या होता है? डिजेनरेटिव चेंजेस के कारण ट्रेबिकुलर मेशवर्क में। तो ये सिड्रोसिस बल्बाई के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थे। नाउ चाल्कोसिस। चाल्कोसिस को हम इंट्रोडक्शन, मैकेनिज्म ऑफ चाल्कोसिस और क्लिनिकल फीचर्स की हेडिंग में देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्या है चाल्कोसिस का? स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं कॉपर एलॉयज से आई में, तो उसको हम चाल्कोसिस बोलते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है चाल्कोसिस का? इसमें अगेन कॉपर जो एलिमेंट है वो डिसोसिएट हो जाता है इलेक्ट्रोलिटिकली, एलॉय से कॉपर आयंस डिसोसिएट हो जाते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं आई के मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स के अंदर। ना आयरन आयंस की तरह ये कंबाइन तो नहीं करते हैं इंट्रासेलुलर प्रोटीन से, केमिकल कॉम्बिनेशन में एंटर नहीं करते हैं, और इसलिए इसमें कोई भी डीजेनरेटिव चेंजेस नहीं होते हैं। ना क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं इसके? केसर फ्लिस्चर रिंग आएगा, सनफ्लावर कैटरेक्ट एंड रेटिना में चेंजेस आएंगे। तो केसर फ्लिस्चर रिंग जो है एक गोल्डन ब्राउन रिंग होती है, जो कि किसकी वजह से होती है? कॉपर के डिपोजिशन के कारण पेरिफेरल पार्ट्स में उसका डिपोजिशन हो जाता है, डेस्मेट्स मेम्ब्रेन के पेरिफेरल पार्ट में। डेस्मेट्स मेम्ब्रेन किसकी होती है? कॉर्निया की एक लेयर होती है, उसके पेरिफेरल पार्ट्स में डिपोजिशन हो जाता है। यहाँ सेकेंड सनफ्लावर कैटरेक्ट हो जाता है।
सनफ्लावर कैटरेक्ट क्यों बोलते हैं? ये ना प्रोड्यूस होता है डिपोजिशन ऑफ कॉपर की वजह से, कॉपर के डिपोजिशन के कारण पोस्टीरियर कैप्सूल के अंदर उसका डिपोजिशन हो जाता है, लेंस के पोस्टीरियर कैप्सूल के अंदर, और ये ना ब्रिलियंट गोल्डन ग्रीन कलर का दिखता है कलर में, और सनफ्लावर के पेटल्स की तरह अरेंज रहता है, इसलिए ये सनफ्लावर कैटरेक्ट कहलाता है। नाउ रेटिना, रेटिना में क्या चेंजेस होते हैं? इसमें गोल्डन प्लैक्स के डिपोजिशन देख सकते हैं पोस्टीरियर पोल पे, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं एक मेटेलिक शीन से के साथ। नाउ रिएक्शंस ऑफ इनऑर्गेनिक फॉरेन बॉडी, इनऑर्गेनिक फॉरेन बॉडी के क्या रिएक्शंस होंगे? ऑर्गेनिक सॉरी हमने इनऑर्गेनिक का डिस्कस किया था, अब हमको ऑर्गेनिक का डिस्कस करना है। तो ऑर्गेनिक फॉरेन बॉडी के जो रिएक्शंस है ना, वो वुड और अदर वेजिटेटिव मटेरियल्स के कारण होते हैं, जो कि एक प्रोलिफरेटिव रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कि क्या जाइंट सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। कैटरपिलर हेयर की वजह से भी हो सकता है ये ऑर्गेनिक फॉरेन बॉडी वाला रिएक्शन, जो कि प्रोड्यूस करता है ऑप्थेल्मिया नोडोसम, जो कि किससे कैरेक्टराइज रहता है? एक सिवियर ग्रैन्युलोमेटस आयोडोसाइक्लाइटिस विथ नोड्यूल फॉर्मेशन। तो ये भी रिएक्शन हो सकता है। ना सिक्स्थ हेडिंग है मैनेजमेंट ऑफ रिटेन्ड इंट्राऑक्यूलर फॉरेन बॉडी, कैसे मैनेजमेंट करेंगे? तो एक तो डायग्नोसिस है, दूसरा ट्रीटमेंट, दो हेडिंग्स में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो डायग्नोसिस कैसे कैसे करेंगे? हिस्ट्री लेना है, बहुत केयरफुल हिस्ट्री लेना है, ताकि क्लू मिले हमें कि टाइप ऑफ इंट्राऑक्यूलर फॉरेन बॉडी कौन सी है। सेकेंड, ऑक्यूलर एग्जामिनेशन करना है, तो ऑक्यूलर एग्जामिनेशन स्लिट लैब से करते हैं इंक्लूडिंग गोनियोस्कोपी। थर्ड, प्लेन एक्सरेज है, और फोर्थ, लोकलाइजेशन ऑफ इंट्राऑक्यूलर फॉरेन बॉडी है। तो प्लेन एक्सरेज लेना है, ऑर्बिट का मेनली एंटेरो पोस्टीरियर और लेटरल व्यूज़ रेकमेंड किए जाते हैं। अच्छा, ये ऑक्यूलर एग्जामिनेशन में ना अपन इंट्राऑक्यूलर फॉरेन बॉडी जो एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर में लॉस्ट रहती है उसको भी विजुअलाइज कर लेते हैं गोनियोस्कोपी में, तो इस तरीके से हम उसको भी लोकलाइज कर लेते हैं। नाउ फोर्थ स्टेप है इसका डायग्नोसिस में लोकलाइजेशन ऑफ इंट्राऑक्यूलर फॉरेन बॉडी। तो एक बार इंट्राऑक्यूलर फॉरेन बॉडी सस्पेक्ट हो गई क्लिनिकली और बाद में कंफर्म हो गई, तो हम उसको अब लोकलाइज करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको कैसे कैसे करते हैं? रेडियोग्राफिक लोकलाइजेशन से करते हैं, यूएसजी लोकलाइजेशन से करते हैं, सीटी स्कैन और एमआरआई से करते हैं। तो रेडियोग्राफिक लोकलाइजेशन में अलग अलग वैसे मेथड्स आजकल यूज़ नहीं होता है, पहले यूज़ होता था लिम्बल रिंग मेथड, ये सब आजकल बहुत ही कम एम्प्लॉय किया जाता है इसको। यूएसजी लोकलाइजेशन यूज़ किया जाता है, आजकल ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको, क्योंकि ये पोजीशन इवन नॉन रेडियो ओपेक फॉरेन बॉडीज़ की भी बता देता है, नॉन रेडियो ओपेक जो फॉरेन बॉडीज़ होती हैं उनकी भी पोजीशन बता देता है। नाउ सीटी स्कैन थर्ड है, तो ये IOFB लोकलाइजेशन का बेस्ट मेथड होता है, ये क्रॉस सेक्शनल इमेजेस प्रोवाइड करता है, जिसमें सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल इमेजेस में हमको पूरा क्लियरली दिख रहा होगा फॉरेन बॉडी। ना MRI करते हैं, MRI जनरल स्क्रीनिंग टूल की तरह रेकमेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि वो फर्दर डैमेज प्रोड्यूस कर सकता है अगर मैग्नेटिक इंट्राऑक्यूलर फॉरेन बॉडी होती है तो, इसलिए उसको ऐसे स्क्रीनिंग टूल की तरह तो रेकमेंड नहीं किया जाता है। लेकिन अगर सीटी हो गया है और मेटेलिक इंट्राऑक्यूलर फॉरेन बॉडी को एक्सक्लूड कर दिया सीटी ने कि मेटेलिक तो नहीं है, तो फिर हम MRI के लिए जा सकते हो। उसका स्पेशल रोल होता है फिर स्मॉल प्लास्टिक या वुडन इंट्राऑक्यूलर फॉरेन बॉडीज़ को लोकलाइज करने के लिए। नाउ सेकेंड है ये ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट कैसे कैसे करते हैं? फॉरेन बॉडी अगर एंटीरियर चैम्बर में है तो उसका अलग रहेगा, मतलब फॉरेन बॉडी रिमूवल की जो टेक्निक है ना, अकॉर्डिंग टू लोकेशन अलग अलग होती है। तो अगर वो एंटीरियर चैम्बर में तो उसके लिए अलग होगा, अगर आइरिस टिश्यू में एंटेंगल है तो अलग होगा, लेंस में है तो अलग, विट्रियस और रेटिना में है तो अलग होगा। तो फॉरेन बॉडी इन एंटीरियर चैम्बर को हम कैसे रिमूव करेंगे? इसका फिगर 18.16 में दिया है डायग्राम। ये रिमूवल ऑफ अ मैग्नेटिक इंट्राऑक्यूलर फॉरेन बॉडी फ्रॉम द एंटीरियर चैम्बर। रॉन्ग इंसिजन ये अपोजिट साइड से दिया है, और करेक्ट इंसिजन ऐसे देना है कि उसी साइड पे इंसिजन देना है हमको जहाँ पे फॉरेन बॉडी है एग्जैक्टली। तो इसको कैसे रिमूव करते हैं? करस्पॉन्डिंग कॉर्नियल इंसिजन देते हैं, डायरेक्टेड स्ट्रेट टुवर्ड्स द फॉरेन बॉडी, मतलब स्ट्रेट टुवर्ड्स फॉरेन बॉडी जाना चाहिए,
मैग्नेटिक फॉरेन बॉडी को कैसे रिमूव करते हैं? हैंड हेल्ड मैग्नेट से रिमूव करते हैं, जबकि नॉन मैग्नेटिक फॉरेन बॉडी को पिकअप करते हैं टूथलेस फॉरसेप्स से। ना सेकेंड, अगर आयल्स टिश्यू में एंटेंगल्ड है फॉरेन बॉडी तो उसको कैसे रिमूव करेंगे? मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक को एक ही तरीके से रिमूव करते हैं, सेक्टर आयरिडेक्टोमी कर देता है, मतलब एक सेक्टर आयरिस का रिमूव कर देते हैं अपन, उस पार्ट को रिमूव करते हैं जिसमें कि फॉरेन बॉडी होता है। ना फॉरेन बॉडी अगर लेंस में तो कैसे रिमूव करेंगे? एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन ECCE करते हैं विथ इंट्राऑक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन, ठीक है। और फॉरेन बॉडी खुद से इवैक्यूएट हो सकती है अलॉन्ग विद द लेंस मैटर और या फिर फॉर्सेप के हेल्प से। ना फॉरेन बॉडी अगर विट्रियस और रेटिना में है तो कैसे रिमूव करते हैं? मैग्नेटिक रिमूवल होता है एक तो, और दूसरा होता है फॉर्सेप्स रिमूवल विथ पास प्लेना विट्रेक्टोमी। तो मैग्नेटिक रिमूवल कैसे कैसे करते हैं? इंट्राविट्रियल फॉरेन बॉडी का अलग करते हैं, इंट्रा रेटिनल फॉरेन बॉडी का अलग करते हैं। इंट्राविट्रियल फॉरेन बॉडी में ना पास प्लेनर स्क्लेरोक्टोमी करते हैं पोजीशन A और B से, जो कि इसमें शो किया गया है। ये यहाँ पे पोजीशन A है नीचे में और पोजीशन B ये है ऊपर में। तो इस तरीके से करते हैं रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक इंट्राओक्यूलर फॉरेन बॉडी फ्रॉम पोस्टीरियर सेगमेंट, ऐसे निकाल रहे हैं यहाँ से ना। इंट्रा रेटिनल फॉरेन बॉडी का जो रिमूवल है ना, वो उसमें साइड ऑफ इंसिजन जितनी क्लोज हो सके फॉरेन बॉडी से वैसा देना है, द पास देना है। तो ये 18.17 में वो भी शो किया गया, उसी तरीके से देना है, पोजीशन B में देना है। वो जो था मैग्नेटिक रिमूवल इंट्राविट्रियल वाला वो पोजीशन A में था और इंट्रा रेटिनल वाला पोजीशन B में शो किया गया है। नाउ नेक्स्ट है फॉर्सेप्स रिमूवल विथ पास प्लेना विट्रेक्टोमी। तो इसमें कैसे करते हैं? सारी नॉन मैग्नेटिक फॉरेन बॉडीज़ को रिमूव करने के लिए ये प्रोसीजर यूज़ होता है, और जो भी मैग्नेटिक फॉरेन बॉडीज़ सेफली नहीं रिमूव की जा सकती है मैग्नेट से, उसके लिए भी ये यूज़ होता है। इसमें क्या करते हैं कि फॉरेन बॉडी को रिमूव करते हैं विट्रियस फॉर्सेप्स से 3 पोर पास प्लेना विट्रेक्टोमी को परफॉर्म करने के बाद। और इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट विजुअलाइजेशन से करते हैं, एक ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप से डायरेक्ट विजुअलाइज करते हैं फिर रिमूव करते हैं। तो ये रिमूवल ऑफ नॉन मैग्नेटिक फॉरेन बॉडी को शो कर रहा है थ्रू पास प्लेना। तो ये था इंट्राओक्यूलर फॉरेन बॉडी के रिटेंशन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।